अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने ये मौका दिया मुझे। मेरा नाम जैन है। मुख्तसर तारुफ ये है कि मैं फ़िल वक्त पीएचडी कर रहा हूँ, जो निकोलस कोपरनिकस एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर है यहाँ टोरून पोलैंड में। हमारा ग्रुप काम करता है स्टेलर मर्जर्स पर। इससे कबल मैं पहले यूएस में होता था, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर बैचलर्स और मास्टर्स किया और एजीएम्स पे तब काम करता था। उसके बाद फिर मैंने कहा कुछ नया करते हैं, तो आज इसी पे बात करूंगा जो पिछले साल के अंदर जो कुछ काम हुआ है और साथ में अभी अ, आगे जो हमारा करने का इरादा है। अच्छा, तो आगाज करते हैं। तो 2002 में इस सोर्स VH38 मोनोसेराटिस की कहानी शुरू होती है, जब ये एक एक लूमिनस रेड नोवा इवेंट में काफी ज्यादा उसके नतीजे में रोशन हुआ। तो शायद आपको याद होगा HST की बड़ी मशहूर ये इमेजेस थी VH38 मॉन और उसके इर्द गिर्द का जो लाइट एको है। जैसे जैसे ये आउटबर्स्ट चलता गया, तो आउटबर्स्ट के नतीजे में जो टोटल लुमिनोसिटी थी सिस्टम की वो कोई 1000 गुना ज्यादा होगी, और पीक लुमिनोसिटी इसकी 10 लाख सोलर लुमिनोसिटीज थी। एक और दिलचस्प चीज जो देखने को मिली वो ये थी कि जो स्पेक्ट्रल टाइप है वो शुरू में ए टाइप से शुरू हुआ, यानी कि ज्यादा गर्म था और आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते करते एल टाइप तक पहुंचा। किसी एल टाइप सुपर जाइंट की तरह जो स्पेक्ट्रम है इसका वो वैसा दिखाई देने लगा। एक और स्पेक्ट्रम में ये भी देखा गया कि मोलेक्युलर लाइंस मुख्तलिफ किस्म की नजर आई मेटल ऑक्साइड्स की, जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। और साथ में ये भी देखा गया कि इस जो पीक लुमिनोसिटी थी उसके बाद से जो डिक्लाइन हुआ लुमिनोसिटी में, उस स्टेज के दौरान डस्ट फॉर्मेशन भी हुई। तो डस्ट भी पैदा हुई और वो इस तरह पता चला कि जो SED था, जो उसका स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसमें एक नियर IR एक्सेस था। अच्छा, तो अगर थोड़ा सा और हम प्रॉपर्टीज को गौर से देखें तो लुमिनोसिटी आप देख सकते हैं कि प्री प्री आउटबर्स्ट ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जब ये आउटबर्स्ट शुरू हुआ तो आपको लुमिनोसिटी ऊपर जाते हुए नजर आती है। एक तरह से ये एक बड़ी पीक है, दो थोड़ी सी और छोटी पीक्स हैं, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो पीक ब्राइटनेस है उसमें कमी आने शुरू हो जाती है कुछ 70-80 दिनों के बाद। इसी तरह टेम्परेचर अगर आप देखें तो टेम्परेचर भी जब आपका आउटबर्स्ट होता है तो ऊपर चला जाता है 7000 केल्विन तक, और फिर उसके बाद नीचे आहिस्ता आहिस्ता जाता है। और फिर कुछ तकरीबन 100 दिनों बाद क्या होता है कि टेम्परेचर दोबारा से एक एक बिल्कुल मिनिमम पे जाके दोबारा से उसमें इजाफा होता है। तो इसकी वजह वही डस्ट फॉर्मेशन थी। तो बुनियादी तौर पर हो ही रहा है कि ऑप्टिकल में और जो ऑप्टिकल UV में ब्राइटनेस कम होती जा रही है, लेकिन बाद में इंफ्रारेड में थोड़ी बढ़ती है क्योंकि डस्ट पैदा हो रही है, तो डस्ट हीटिंग की वजह से। और इसी तरह जो साइज है इसका, वो भी अगर आप देखते हैं तो उसमें पहले एक फैलता चला जा रहा है जो मर्जर रिजेक्ट है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो इस कदर फैल जाता है कि जो जी उसकी क्या उसे कहते हैं जियोमेट्रिकल थिनिंग होने शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जो सोर्स है, जो सेंट्रल रेमिनेंट है, उसके साइज में दोबारा से कमी आने शुरू हो जाती है। तो अब ये जब हुआ था 2002 में, तो फौरन से तो किसी को नहीं समझ आई कि हुआ क्या। एक ट्रांजिएंट इवेंट था, एक एक आउटबर्स्ट हुआ है, तो कुछ इसके बारे में ख्यालात थे जो पेश किए गए थे। तो मिसाल के तौर पर अच्छा, तो मिसाल के तौर पर एक एक हाइपोथेसिस था कि ये क्लासिकल नोवा था। यानी कि आपके पास एक वाइट डवार्फ है और वाइट डवार्फ के गिर्द एक कोई जाइंट स्टार है, रेड जाइंट है,
और जो वाइट डॉर्फ है वो उसकी गैस अपने पे एक्रीट कर रही है, और एक्रीशन की वजह से फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, लुमिनोसिटी में इजाफा होगा। तो अब यहाँ पे ये मसला था कि अमूमन क्लासिकल नोवास में अमूमन नहीं, हर दफ़ा यही होता है कि जो पीक टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो कोई 1 लाख केल्विन के लगभग होता है। और साथ में ये भी कि एक्सरेज भी पैदा होती हैं, क्योंकि अगर आप वाइट डॉर्फ पे एक्रीट कर रहे हो और वाइट डॉर्फ एक एफिशिएंट एक्रीटर है, तो वो अब एक्सरे काउंटर पार्ट कोई नहीं था Beer 3 मॉन का उस वक्त। ना ही पीक टेम्परेचर आपके सामने है कि हज़ारों केल्विन पे है, तो पीक टेम्परेचर उस लिहाज से मैच नहीं करता अगर एक ये नोवा होता। एक और ये थ्योरी थी कि हो सकता है कि ये एक बॉर्न अगेन एजीबी इवेंट हो। तो ये एजीबी सितारे, अगर आप HR डायग्राम देखेंगे तो जो रेड जाइंट ब्रांच है उससे थोड़ी ऊपर एक और ब्रांच है जिसको एसिम्प्टोटिक जाइंट ब्रांच कहते हैं। तो एजीबी सितारे सारे जो लो से इंटरमीडिएट मास के होते हैं वो एजीबी फेज से गुजरते हैं, और उसमें बुनियादी तौर पे होता ही है कि एक आपके पास एक कार्बन ऑक्सीजन कोर है, और इर्द गिर्द जो है हाइड्रो हीलियम और हाइड्रोजन के शेल्स हैं। तो ये एक थ्योरी थी कि हो सकता है कि ये एक हीलियम शेल है जो दोबारा से इग्नाइट उसने किया है, और उसके नतीजे में फिर ये आपको ये आउटबर्स्ट देखने को मिला है। तो इसके साथ भी मसले मसाइल थे। जो आउटफ्लो वेलोसिटीज थी जो ऑब्जर्व की गई Beer 3 मॉन में, वो मैच नहीं करती हैं। अगर एक ये एजीबी रीबॉन्ड एजीबी सिनेरियो होता, तो ये भी इसके साथ भी मसले थे। तो फिर एक हाइपोथेसिस ये प्रपोज किया गया कि हो सकता है कि एक स्टेलर मर्जर हुआ हो ये, यानी कि दो सितारे जो एक दूसरे के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं आपस में टकरा के जम हो जाते हैं, और उसके नतीजे में जो एक्रीशन का एक इवेंट होता है वो ये एक्सेस लुमिनोसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये आया था, तो ये पहली दफा प्रपोज हुआ था 2006 में। और प्रोफेसर टलिंडा और नोम सोकर एक एस्ट्रोथियरिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया कि आपका जो स्टेलर मर्जर था उसमें एक प्री मेन सीक्वेंस सितारा है, कोई YSO है 0.3 सोलर मैसेस का, और साथ में एक मेन सीक्वेंस बी टाइप स्टार है B35 अगर सही याद है, 8 सोलर मैसेस का। और होता फिर ये है कि अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपका जो बी टाइप स्टार है जो ज्यादा जिसकी उम्र ज्यादा है, ज्यादा इवॉल्व्ड है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एजीबी फेज में एंटर करेगा, जिसके नतीजे में होगा ये कि साइज में उसका इजाफा होगा, फैलता चला जाएगा, और एक दफा वो अपने रोश लोब को फ्लो कर देता है। तो रोश लोब से अगर आप रोश लोब ओवरफ्लो कर लेते हो तो फिर जो टाइडल फोर्सेस होती हैं दो बॉडीज के दरमियान, वो उस एक बॉडी की सेल्फ ग्रेविटी से ज्यादा होती है। तो जब ये रोश लोब ओवरफ्लो होगा तो जो जो आपका प्री मेन सीक्वेंस स्टार है वो इस मादे को एक्रीट करेगा, और एक तरह से उसके लपेट में आ जाएगा। तो इन दोनों के गिर्द एक मुश्तरका एक लिहाफ सा बन जाता है, कॉमन एनवेलोप जिसे कहते हैं। अब इस एनवेलोप के अंदर वो अभी भी गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन फर्क ये होगा कि अब टाइडल फोर्सेस और ड्रैग फोर्सेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो एनर्जी है ऑर्बिटल वो डिसिपेट होगी, जिसके नतीजे में मजीद करीब आते जाएंगे ये सितारे, और फिर कभी ना कभी जाके मिल जाएंगे। और फिर जब वो होता है तो फिर उसकी वजह से जो एक्रीशन होती है उसके नतीजे में एक आउटबर्स्ट होता है, और जो कॉमन एनवेलोप है वो बिखर जाती है। तो अच्छा, तो एक और चीज जो याद रखने की जो दरियाफ्त की गई थी वो ये भी है कि Beer 3 मॉन अभी भी एक बाइनरी सिस्टम में है। तो बुनियादी तौर पर हुआ यह था कि ये जो मर्जर है ये एक हायरार्किकल बाइनरी में हुआ था, यानी कि आपके पास एक
एक छोटा इनर ऑर्बिट है, इनर बाइनरी है, और फिर एक उससे काफी दूर एक और बी टाइप स्टार है। तो ये ज्योमेट्री फिलहाल इस वक्त कुछ लगती है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मेजर रेमनेंट है हमारा जो इस वक्त डस्ट में घिरा हुआ है, और उससे कुछ 250 AU दूर एक और B35 स्टार है जो उसके गिर्द घूम रहा है। तो बुनियादी तौर पर आपके पास इस तरह की एक ज्योमेट्री थी। तो साइज, अगर आप साइज का कुछ अंदाजा लगाना चाहते हैं तो 250 AU हमारा जो सोलर सिस्टम का हीलियोपास 120 AU है, तो 2 गुना उससे ज्यादा है। तो अब B35 कंपेनियन शुरू में इस तरह दरियाफ्त हुआ था कि बेसिकली 2002 में ही, बाद में आउटबर्स्ट के बाद ही जब जब एसईडी को आ, आ, वक्त के साथ एनालाइज किया गया, तो उनको एक ब्लू जो ब्लू वेवलेंथ्स हैं उसमें कंपोनेंट नजर आया था। वहाँ पे इनको कुछ स्पेक्ट्रल फीचर्स नजर आए थे जो B35 सितारों से जोड़े जाते हैं। फिर वक्त के साथ ये हुआ कि वो स्पेक्ट्रल फीचर्स खत्म हो गए। तो उसकी वजह ये है कि जो मर्जर एजेक्टा था जो यहाँ से अब निकल रहा था, वो कुछ अरसे बाद यहाँ तक पहुंच गया था, इस कंपेनियन स्टार तक। तो जो कंपेनियन है इस वक्त वो हमें ऑप्टिकल में नहीं नजर आता, और जब जब वो इक्लिप्स हुआ था, और चूंकि आपको स्पीड पता थी इस मर्जर एजेक्टा की, उससे फिर अंदाजा लगाया गया कि अच्छा ये कुछ 250 AU दूर है। अच्छा, तो VA381 ये अकेला इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस तरह कुछ दर्जन के लगभग और ढूंढे गए हैं हमारी गैलेक्सी में। एक M31 में भी वैसे है ऑब्जेक्ट, और अगर आप इन लाइट कर्व्स को देखें तो कमोबेश एक जैसे लगते हैं। क्वालिटेटिवली देखा जाए तो सबका एक स्टीप राइज है, एक पीक है, एक बड़ी पीक है, और उसके बाद कुछ छोटी पीक्स हैं। अलबत्ता कुछ फर्क हैं, पीक लुमिनोसिटीज में एक रेंज है। बाज़ औक़ात अगर आप देखें तो सिर्फ एक पीक होगी या 3 होंगी या 2 होंगी, और फिर पीक्स के साइजेस में भी कुछ फर्क आता है। ये समझा जाता है इसके पीछे जो प्रोजेनेटर है, जो भी प्रोजेनेटर सिस्टम था मर्जर का, वो तय करेगा कि किस किस्म का लाइट कर्व आगे जाके बनेगा। ये एक चीज है जो इस पे अभी भी काफी काम हो रहा है, और ज्यादा अभी सही से हमें पता नहीं है। लेकिन एक वसी वैरायटी है इन ऑब्जेक्ट्स में। अच्छा, एक जो दिलचस्प केस है वो V1309 स्को है। इसकी खासियत ये है कि अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो ये 1309 स्कॉर्पी है। तो इसकी खास बात ये है कि जो आउटबर्स्ट है उससे पहले की जो फोटोमेट्री है वो मौजूद है। तो उसकी वजह से ये देखा गया था कि मतलब क्या उसे कहते हैं, जो फोटोमेट्री है उसके जरिए जो ऑर्बिटल साइज है, जो पीरियड है सॉरी ऑर्बिट का, वो मेजर किया गया वक्त के साथ, और देखा गया कि इसमें एक एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन आ रहा है। यानी कि जो मर्जर सिनेरियो है वो वाकई दुरुस्त है इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये वो एक वाहिद मिसाल है जहाँ पे जो जो मर्जर है उसको देखा गया है डायरेक्टली। अच्छा, तो अब चूंकि मैंने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा डस्ट है सिस्टम में, ऑप्टिकल में हमें VA381 बहुत मुश्किल से, अब तो नज़र ही नहीं आता, उसका विजुअल मैग्नीट्यूड कोई 13 है इस वक्त। तो अब उसकी वजह से फिर इंटरफ्रोमेट्री काफ़ी काम आती है, ख़ास तौर पे लंबी वेवलेंथ्स पे, क्योंकि एक चीज़ डस्ट में घिरी हुई है, तो जाहिर सी बात है उसमें रेडियो जो लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं, रेडियो ऑप्टिकल आया और उसमें एमिशन होगी। तो मिसाल के तौर पे तो अच्छा, पहले मुझे बस वजाहत करनी चाहिए, इंटरफ्रोमेट्री से मुराद ये है कि आप बुनियादी तौर पर एक से ज़्यादा टेलीस्कोप को कंबाइन करके एक ज़रा ज़्यादा बड़ी टेलीस्कोप बना रहे हो।
तो इसमें अमूमन ये होता है कि आपके पास कोई कन्फिगरेशन होती है और उसमें मुख्तलिफ, अगर आप रेडियो इंटरफ्रामेट्री कर रहे हो तो उसमें रेडियो डिशेज होंगी, और ऑप्टिकल IR इंटरफ्रामेट्री में आपके पास वही आपके आम टेलीस्कोप्स होंगी। तो मिसाल के तौर पे आल्मा इस्तेमाल होता है। आल्मा स्टैंड करता है एट कैमल आर्च मिलीमीटर रे। तो मिलीमीटर वेवलेंथ एमिशन आल्मा के जरिए देखी जाती है। ये मौजूद है, ये दोनों जो हैं इंटरफेरोमीटर्स हैं, ये मौजूद हैं चिले में। आल्मा जो एटाकामा डेजर्ट है वहाँ पर मौजूद है, और जो VLTI है अब वो है पैरेलल ऑब्जर्वेटरी एक है। तो एक पहाड़ी पे बुलंदी कुछ उसकी शायद 8,500 फीट है, वहां पर ये VLTI मौजूद है। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि इंटरफेरोमेट्री जो है आम तौर पे जब आप एक टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हो, आप उसकी जो रोशनी है उसको रिकॉर्ड करते हो किसी CCD में, और बुनियादी तौर पर आप एक तस्वीर ले रहे होते हो बराह रास्त। इंटरफेरोमेट्री में यह होता है कि जो इंटरफेरेंस है आप जमा कर रहे हो मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स के जरिए जो लाइट है एक सोर्स की, और उनको आपस में इंटरफियर करा रहे हो, और जो फ्रिंज पैटर्न है उसको आप मेजर करते हैं। तो इस लिहाज से फर्क है। तो इंटरफेरोमेट्री में आप डायरेक्ट इमेजिंग नहीं करते जिस तरह आम आप किसी टेलीस्कोप के साथ करते हैं। तो मैं जैसे ये कार्टून बता रहा है, आप अब क्या होता ये है कि हम सब हमें पता है कि टेलीस्कोप जितनी बड़ी होगी उतनी बेहतर उसकी एंगुलर रेजोल्यूशन होगी, लेकिन हकीकत में एक इतनी बड़ी टेलीस्कोप बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मिसाल के तौर पे अभी शायद जो सबसे बड़ी टेलीस्कोप इस वक्त है मेरे ख्याल से 10-11 मीटर है एपर्चर में, और जो बन रही है सबसे बड़ी ELT वो है कुछ 30 मीटर की होगी। तो कहने का मकसद है कि कुछ लिमिट्स हैं कि आप कितनी बड़ी टेलीस्कोप बना सकते हो। तो अब यहाँ पे अब जैसे इस कार्टून में बस फिर वही स्कीमेटिक है कि आपके पास फर्ज करें 2 टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर हो। तो जो आपकी रेजोल्यूशन होगी वो दोनों टेलीस्कोप्स के दरमियान जो फासला है, जो बेस लाइन है, वो तय करेगी। तो एक तरह से होता ये है कि फिर अगर आपके पास एक 2 टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर में जो सबसे बड़ी बेस लाइन है, जो दोनों के दरमियान जो फासला है, वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एपर्चर है आपके टेलीस्कोप का। तो आल्मा के केस में सबसे जो बड़ी बेस लाइन है वो 16 किलोमीटर है। आल्मा VLTI तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आल्मा में काफ़ी ज़्यादा हैं रेडियो डिशेस। VLTI में 4 टेलीस्कोप्स हैं जो बैक वक्त इस्तेमाल होती हैं, और VLTI में 130 मीटर है। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि 16 किलोमीटर या 130 मीटर की टेलीस्कोप बनाना कितना दुश्वार होगा। तो अहम बात ये याद रखने की है कि इंटरफेरोमीटर्स जो हैं वो फ्रिंज पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, तो थोड़ी सी इसकी मुख्तसर तारीख कि ये इंटरफेरोमेट्रिक स्टडीज वियतनाम के हवाले से कब से हो रही हैं। तो सबसे पहली 2005 में हुई थी। पेपर है एक लेन एट अल का, तो उसमें उन्होंने एक PTI का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मैं वजाहत करूँ कि PTI से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। जो पॉलीमर टेस्ट बेड इंटरफेरोमीटर एक होता था कैलिफोर्निया में, एक पुराना इंटरफेरोमीटर था, डिकमीशन हो गया अब। तो वो उन्होंने इस्तेमाल किया था वियतनाम को ऑब्जर्व करने के लिए। और जो बुनियादी तौर पे जो वो कर सके उस महदूद डेटा के साथ, वो ये था कि जो एंगुलर डायमीटर है 2.2 माइक्रॉन्स के लगभग के बैंड में, उन्होंने उसको नापा। तो वो उसकी जो वैल्यू है वो 1.8 मिलियन सेकेंड्स निकली। तो अगर आप, क्योंकि फासला वियतनाम तक 6 किलो पार्सेक है, तो जो फिजिकल साइज है वो बन जाता है कोई तकरीबन 7-8 AU। अच्छा, अब मसला ये था कि चूंकि जो ऑब्जर्वेशंस की थी, और अभी मैं इस पे आऊँगा कि कैसे इंटरफेरोमेट्री इस्तेमाल की जाती है और क्या हमें ऑब्जर्वेबल्स मिलते हैं जिनको
जिनको मॉडल किया जा सकता है। तो इनके पास जो ऑब्जर्वेबल्स थे, चूंकि तादाद कम थी, बेस लाइन्स ज़्यादा नहीं थी, अब तो 2 ही बेस लाइन्स थी, तो उसकी वजह से सही से ये कंस्ट्रेंट्स नहीं डाल सके कि जो जो मर्जर रेमनेंट है और उसके इर्द गिर्द का माहौल है, उसका क्या क्या शेप है और स्ट्रक्चर उसका कैसा है। तो इसके बाद जो अगली स्टडी हुई वो 2014 में हुई, और ये पहली स्टडी थी जिसने VLTI का इस्तेमाल किया था। ये ओलिविये चेस्नो एक एस्ट्रोनॉमर था, कुछ साल पहले फौत हो गया था। तो इसकी आखिरी स्टडी थी, और इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया मीडी और एम्बर, जो 2 पुराने जनरेशन इंस्ट्रूमेंट्स थी। तो सॉरी, अच्छा, तो मीडी जो है स्टैंड तो नहीं करता, मिड इंफ्रारेड इंटरफेरोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, और एम्बर एस्ट्रोनॉमिकल मल्टी बीम कंबाइनर। तो कुछ एक्रोनिम्स बस वाकई बड़े अजीब होते हैं एस्ट्रोनॉमी में, कभी कभार पता नहीं कहाँ से लेटर्स ले लेते हैं। खैर, अच्छा, तो मीडी जो था वो काम करता था एन बैंड में, 8 से 13 माइक्रॉन्स में, और एम्बर जो था, एम्बर 2 माइक्रोमीटर्स के लगभग के बैंड में। और इन्होंने ये दरियाफ्त किया कि जो एन बैंड स्ट्रक्चर है, उसमें VH3 एटमॉन जरा एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, एक डिस्क है उसके इर्द गिर्द, और वो जो डिस्क है उसकी जो जो शेप है वो वेवलेंथ के साथ बदलती रहती है। यानी कि उसका जो आप समझें, जो एलिप्टिसिटी है वो उसकी बदल रही है वेवलेंथ के साथ, और साइज का तो खैर वो आप तवक्को ये करते हो कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जो मल्टी वेवलेंथ है, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में एमिट कर रहा है, तो जो ज़्यादा लंबी वेवलेंथ है उसमें साइज आपको ज़्यादा एक्सटेंडेड होगा। तो क्योंकि आप करीब होगे सोर्स के, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो एमिशन छोटी वेवलेंथ्स में होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी वेवलेंथ्स की तरफ जाती है। अच्छा, तो इन्होंने ये भी दरियाफ्त किया कि जो नई वैल्यू है एंगुलर डायमीटर की, वो पिछले से 40% कम है। तो पहले 1.8 मिली आर्क सेकेंड्स था, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया, और इन्होंने 2014 में ये दरियाफ्त किया कि ये अब 1.2 तक आ गया है, यानी कि जो रेमनेंट है वो श्रिंक कर रहा है, जो कि समझ में आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो काफ़ी फैल चुका है इर्द गिर्द की जो डस्ट है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो ऑप्टिकल डेप्थ है उसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो जो मर्जर रेमनेंट है वो आपको अब छोटा, पहले की नस्बत छोटा नज़र आ रहा है। लेकिन इनका भी ये मसला था कि जो जो इन्होंने पैरामीटर्स डराइव किए थे, उस पर अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मिसाल के तौर पे इन्होंने मतलब इस पेपर में ये भी कहते हैं कि हमने इसकी इंक्लिनेशन भी मेजर की है -10 डिग्रीज की, लेकिन उन पे जो एरर बार्स हैं वो ±30 के हैं। तो गो के अब पहले के मुकाबले में कुछ थोड़ी और मालूमात मिली, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें थी जो सही से हमें मालूम नहीं है। अच्छा, तो ये अब एक और हालिया स्टडी है जो हुई थी पिछले साल। तो मेरे सुपरवाइजर जो हैं टोमेश कमिंस्की, उन्होंने ऑल्मा का इस्तेमाल किया, और ऑल्मा में जब VH3 एटमॉन को ऑब्जर्व किया तो उनको जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, बीच में आपका वो मर्जर रेमनेंट है, उसको वो कंपोनेंट M कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि इस कंपोनेंट के गिर्द एक इंक्लाइंड डिस्क है इस वेवलेंथ पे। फिर जो B टाइप कंपेनियन है, आपको वो भी उसके इर्द गिर्द की भी मिशन नज़र आ रही है। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि B टाइप कंपेनियन तो विजुअल में और R बैंड में तो गायब हो गया, लेकिन आल्मा में ये कि आल्मा की मेजरमेंट्स हमें ये दिखा रही हैं कि जो B टाइप कंपेनियन है उसके इर्द गिर्द डस्ट जमा हो चुकी है, और वो डस्ट अब मिलीमीटर वेवलेंथ में एमिट कर रही है। तो उसकी वजह से फिर आपको पता चल जाता है कि जो B टाइप कंपेनियन है
वो किधर है। तो इसकी वजह से जो डिस्टेंस मेजरमेंट है उसमें ज़रा सी एक तब्दीली आई है। तो पहले 250 AU था, अब 230 पे आ गया। और ये पहली दफ़ा है जब बराह रास्त, मतलब बराह रास्त तो नहीं, लेकिन कहने का मकसद है कि एक तरह से आप विजुअली देख रहे हो कि जो बी टाइप कंपेनियन है वो किधर है। और एक और इसमें एक अजीब सा स्ट्रक्चर है, एक क्लम्प सा है जो कुछ जो इस बाइनरी से थोड़ा दूर जाके कुछ डस्ट इकट्ठी होगी है। तो इस पेपर में ये जो तस्वर पेश करते हैं वो ये है कि जो मर्जर इजेक्टा था जो VH3 मॉन से निकला, उसको ये बी टाइप कंपेनियन की जो ग्रेविटी है वो एक तरह से उसको स्लिंग शॉट कर रही है और वो यहाँ पर आकर जमा हो रही है। सही से अभी नहीं पता। एक और सवाल ये भी है कि जो बी टाइप कंपेनियन है, इसके गिर्द चूंकि अब बी टाइप स्टार्स चूंकि बहुत आयनाइजिंग होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये भी है कि कभी ना कभी जो इर्द गिर्द जो उसकी डस्ट जमा हुई है, उसको वो साफ कर देगा, आयनाइज कर देगा, और दोबारा से बी टाइप कंपेनियन कभी ना कभी हमें नजर आना चाहिए। तो बहरहाल वो बात की बात है, लेकिन आलमा भी जो रेडियो स्ट्रक्चर है वो भी इसका खासा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, तो मैंने जो इस सिलसिले को मज़ीद इसको जारी रखते हुए मैटिस का इस्तेमाल किया, जो कि VLTI पर एक इंस्ट्रूमेंट है। ये अब ये नेक्स्ट जनरेशन है। मीडी और एम्बर पुरानी इंस्ट्रूमेंट्स थी, उसके बाद फिर आजकल मैटिस और ग्रेविटी हैं। तो अब मैटिस मल्टी एपर्चर मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट और 4 टेलीस्कोप कंबाइनर है, जिस तरह बाकी सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं VLTI पे। जो अब मैटिस की खासियत ये है कि ये L बैंड में ऑब्जर्व करता, मतलब L, M और N में करता है। और इस स्टडी में जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, हमने जो L बैंड मेजरमेंट्स हैं वो वही इस्तेमाल की थी। M बैंड थोड़ा सा आगे होता है, 5 से 6 माइक्रॉन्स का। अच्छा, तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमने इस्तेमाल, अगर आप इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पे 4 बड़ी टेलीस्कोप्स हैं और 4 छोटी हैं। तो जो 4 बड़ी टेलीस्कोप्स हैं यहाँ पैरेलल में, इनको यूनिट टेलीस्कोप्स कहते हैं, जो यूटीज हैं। और जो 4 छोटी हैं ऑक्सिलरी टेलीस्कोप्स कहलाई जाती हैं। तो यूटीज का जो डायमीटर है वो मतलब एपर्चर का, एक यूटी का वो 8 मीटर है। और जो आपकी 80s हैं, उनका डायमीटर 2 मीटर के लगभग है, 1.8। अच्छा, तो हमने जो ऑक्सिलरी टेलीस्कोप्स हैं उनको लार्ज कन्फिगरेशन में इस्तेमाल किया। तो वैसे बताते चलो कि यूटीज फिक्स्ड हैं, मतलब वो जाहिर सी बात है, भारी टेलीस्कोप है, आप उसको कैसे हिलाओगे। जो 80s हैं वो जरा मोबाइल हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि 80s को आप बड़े आराम से जो है आप उनकी कन्फिगरेशंस तब्दील कर सकते हो। तो आपने अगर आपको बहुत लंबी बेस लाइन चाहिए, आप दो को काफ़ी फासले पर रख सकते हो, या अगर आपको छोटी बेस लाइन चाहिए आप उनको करीब ला सकते हो। तो 80s का ये एक मोबिलिटी उनकी एक बहुत बड़ा फायदा है यूटीज पर। अच्छा, तो अब हुआ ये कि 2020 में हमने ये मेजरमेंट्स की, लेकिन अब इस तरह था कि कोरोना शुरू हो गया था, तो उसकी वजह से इन्होंने ऑब्जर्वेटरी बंद कर दी। तो हमें 2 रातों का डेटा मिला, नहीं वैसे 4 का मिला। और आखिर में हुआ ये कि जब हमने एनालिसिस जो मैंने शुरू किया, तो वो 2 तो एक रात की कैलिब्रेटेड डेटा नहीं था, और दूसरी रात कुछ और हो गया था। तो वो आधा होके फिर जी 2 हमारे पास रातों का डेटा रह गया। खुशकिस्मती ये थी कि लार्ज कन्फिगरेशन में हमें ऑब्जर्वेशंस मिल गई, वरना हमारा इरादा यह था कि स्मॉल, लार्ज और मीडियम तीनों में करेंगे और फिर उसको इमेज करेंगे। लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन लार्ज कन्फिगरेशन का फ़ायदा ये था कि चूंकि आप सबसे लंबी बेस लाइन इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब है कि सबसे अच्छी जो रेजोल्यूशन है आप वो उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब जो जो स्ट्रक्चर है रेमनेंट का, हमें उम्मीद थी कि वो रिजॉल्व ज़रूर हुआ होगा एक हद तक। अब बाकी जब इसको
जब हमने रिड्यूस किया डेटा को तो उसके लिए मेटिस की पाइपलाइन इस्तेमाल की। तो अमूमन ये कि जितनी भी ये VLTI के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी पाइपलाइंस हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं ईसो की वेबसाइट पे। ईसो जो यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी है, तो क्योंकि उन्हीं की फैसिलिटी है ये चिले में। तो मेटिस पाइपलाइन से जब रिड्यूस किया, फिर कुछ मैं इसमें तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। एज पॉइंट्स उसके कुछ होते हैं, फील्ड एज इफेक्ट्स होते हैं, उसको आप रिड्यूस करते हो। और कुछ चीज़ें होती हैं, कैलिब्रेशन एक्सेट्रा। तो ये सब करने के बाद फिर नतीजा ये होता है कि आपको कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिलती हैं, कुछ ऑब्जर्वेबल्स, इंटरफेरोमेट्रिक ऑब्जर्वेबल्स मिलते हैं, जिनसे फिर हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं और उसके जरिए अखज़ कर सकते हैं कि इर्द गिर्द VA381 के जो सर्कमस्टेलर माहौल है वहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, और अगर और कुछ हमें पता चलता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा कि इंटरफेरोमीटर्स जो हैं वो फ्रिंजेस रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि एक इंटरफेरोग्राम आपको मिलता है, और ये जो इंटरफेरोग्राम है ये जाएगा आपकी पाइपलाइन में, और इस पे से जब सारी जो डेटा प्रोसेसिंग के जो मराहिल गुजरेंगे, जो कैलिब्रेशंस होंगी और डार्क सब्ट्रैक्ट होंगे, और डिटेक्टर जो सिस्टमैटिक्स हैं उसके लिए जब करेक्शंस होंगी, और फिर आखिरकार जब जो कैलिब्रेटेड इंटरफेरोग्राम है, जब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा, तो आखिर में आपको ये दो क्वांटिटीज मिलती हैं, स्क्वायर्ड विजिबिलिटीज और क्लोजर फेजेस। तो अब ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, ये दो अलग अलग चीज़ों का कि हमें के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं किसी भी सोर्स के हवाले से। तो स्क्वायर्ड विजिबिलिटीज अभी मैं थोड़ा ज़्यादा तफसील में बताऊंगा ये क्या होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपको बताते हैं कि जो स्पेशल एक्सटेंट है, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसका साइज क्या है, उसकी चौड़ाई लंबाई क्या है, उसके हवाले से आपको वो मालूमात स्क्वायर्ड विजिबिलिटीज के जरिए मिलती हैं। और जो क्लोजर फेजेस होते हैं, ये एक प्रोब है सिमेट्री के लिए। तो अगर अगर आपका सोर्स सिमेट्रिक है, सेंट्रोसिमेट्रिक है, तो क्लोजर फेजेस को देख के आपको फौरन पता चल जाएगा। अगर क्लोजर फेजेस अगर कोई एसिमेट्रीज हैं तो वो भी आपको क्लोजर फेजेस के जरिए पता चल जाएगा। तो ये दोनों पर मैं अभी जरा आता हूँ। तो पहले स्क्वायर्ड विजिबिलिटीज को देख लेते हैं। तो अब बुनियादी तौर पर यह है कि अगर आप कोई भी इंटेंसिटी प्रोफाइल लेते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा मेरा सोर्स एक यूनिफॉर्म डिस्क है, या गाउशियन है, या पॉइंट सोर्स है वगैरह, तो जो भी है आप उसकी जो एक्सपेक्टेड विजिबिलिटीज हैं और क्लोजर फेसेस हैं उनको आप कंप्यूट कर सकते हैं एक फोरियर ट्रांसफॉर्म के जरिए। तो मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हो कि एक डिस्क है मेरे पास आसमान पे, मतलब VA3 हमारे पास उसकी ऑब्जर्व विजिबिलिटीज आएंगी, और फर्ज करें हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि क्या ये डिस्क है या नहीं। तो पहले वो जो एक थियोरेटिकल डिस्क होगी, आप उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो उसकी आप विजिबिलिटीज कंप्यूट कर पाएंगे एज अ फंक्शन ऑफ स्पेशल फ्रीक्वेंसी। तो अच्छा, विजिबिलिटीज को समझने का तरीका ये है कि आप इसको फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट समझ सकते हैं, यानी कि जो फ्रिंजेस हैं उनमें ब्राइटनेस कितनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर फ्रिंजेस में ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब है कि इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं हो रही। और अगर फ्रिंजेस में इंटेंसिटी कम है, यानी यानी कि विजिबिलिटी जो विजिबिलिटी है वो कम है, तो इसका मतलब है कि फ्रिंजेस में कम है इंटेंसिटी, और जो इंटरफेरेंस है वो हो रही है। तो और स्पेशल फ्रीक्वेंसी बुनियादी तौर पर आप उसको फ्रीक्वेंसी ही समझ सकते हैं, लेकिन स्पेशल स्केल्स के लिए। तो फर्ज करें, इसको समझने का तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई आपका कमरा है, ठीक है, आपके कमरे में अगर एक सोफा है, सोफे की खास लंबाई है, फर्ज करें कि कमरा आपका 10 मीटर है,
और आपका सोफा 2 मीटर है, तो स्पेशल फ्रीक्वेंसी उस सोफे के टर्म्स में आपकी 5 होगी। तो बुनियादी तौर पे ये है स्पेशल फ्रीक्वेंसी। तो उसका फॉर्मूला बेस लाइन डिवाइड बाय वेवलेंथ है। अब होता ये है कि अब जैसे मैंने कहा कि अगर तो फ्रिंजेस अगर फ्रिंजेस में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि इंटरफेरेंस कम हो रही है। और अगर फर्ज करें वो बिल्कुल बराबर है टोटल इंटेंसिटी के, यानी कि जो लाइट जो नॉन इंटरफियर्ड लाइट जो टेलीस्कोप में आ रही है, तो विजिबिलिटी 1 होगी। इसका मतलब यह है कि जो आपका सोर्स है वो अनरिजॉल्व्ड है। अच्छा, अब जैसे जैसे ये विजिबिलिटी कम होगी, यानी कि जो जो फ्रिंज इंटेंसिटी है उसमें अब कमी आ रही है। तो जब ये जीरो की तरफ पहुंचेगा, यानी कि फ्रिंजेस में कोई इंटेंसिटी नहीं है, मतलब कि मुकम्मल वो इंटरफेरेंस हो रही है, तो वहां पे जाके आप कहोगे कि सोर्स जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। अब जहां पे ये आपको पहला जीरो होता है डिस्क के केस में, ये डिस्क की बात हो रही है, वहां से फिर आप जो उसका फिजिकल साइज है वो आप मेजर कर सकते हो। तो ये पहले भी हो चुका है, कुछ दहाइयों पहले ही बीटल जूस के लिए किया गया था सबसे पहली दफा, तो टेलीस्कोप्स को इस्तेमाल करके। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक डिस्क मॉर्फोलॉजी हो, और अगर अगर विजिबिलिटीज आपकी एक डिस्क मॉर्फोलॉजी से मिलती जुलती हैं, तो फिर उस सूरत में आपको जो जो साइज है आपके आपके ऑब्जेक्ट का, सोर्स का, वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, तो अब बाकी फिर ये है कि अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये जो विजिबिलिटी फंक्शन है एक डिस्क का, वो एक बेसल फंक्शन है, तो उसकी छोटी और पीक्स भी होती हैं। तो अमूमन अगर कुछ और छोटे मोटे फीचर्स हों तो वो इन इन दूसरे लोब्स में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मेन ये पहला जीरो होता है जो आपको साइज बताता है। अच्छा, तो इसी तरह मुख्तलिफ और ज्योमेट्रीज हैं जिनकी स्पेशल फ्रीक्वेंसीज, सॉरी, जिनकी विजिबिलिटीज, थियोरेटिकल विजिबिलिटीज आप देख सकते हैं, आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक पॉइंट सोर्स, यानी कि कोई चीज़ जो अनरिजॉल्व्ड हो, तो उसकी एक्सपेक्टेड विजिबिलिटीज एज अ फंक्शन ऑफ स्पेशल फ्रीक्वेंसी बस एक फ्लैट लाइन होगी 1 पे। आप इसको ऐसे मतलब अब फिर वही बात है कि पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो तमाम फ्रीक्वेंसीज के लिए बराबर है। उसके बाद अगर फर्ज करें गाउशियन मॉर्फोलॉजी है, तो गाउशियन का फोरियर ट्रांसफॉर्म गाउशियन है। डिस्क का हम देख चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर हो ये रहा है कि आप मुख्तलिफ अब चूंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसमें आपको हर फ्रीक्वेंसी में जो पावर है आपको वो मिल रही होती है। तो यहाँ पे भी ये हिसाब है कि आप देख ये रहे हो कि मुख्तलिफ जो स्पेशल फ्रीक्वेंसीज हैं, जो जो साइज स्केल्स हैं, उनमें कितनी कितनी पावर है, कितनी इंटेंसिटी है। तो स्पेशल फ्रीक्वेंसी एक चीज वैसे शायद आपको पता चल गया होगा, लेकिन बड़ी जो स्पेशल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बड़ी स्पेशल फ्रीक्वेंसीज का मतलब छोटा साइज स्केल है। और जितनी छोटी स्पेशल फ्रीक्वेंसी होगी उतने बड़ी वो साइज स्केल्स को प्रोब कर रही है। अच्छा, अब क्लोजर फेजेस का बड़ा आसान मामला है कि अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सेंट्रो सिमेट्रिक है, तो जो क्लोजर फेजेस हैं वो जीरो जीरो या 180 या -180 होंगी। और अगर एसिमेट्रिकल है तो फिर ये होगा कि कुछ डिविएशन होगी जीरो से। तो मिसाल के तौर पे कुछ कुछ एसिमेट्री किसी भी वजह से हो सकती है। कोई आपका स्टार है, कोई डस्ट इजेक्शन हो रही है, कोई जेट है, कुछ किसी किस्म का कोई एपिसोडिक कोई मास ट्रांसफर इवेंट हो रहा है, तो उस सूरत में कोई एसिमेट्री बन सकती है जिसको फिर इस तरह प्रोब किया जा सकता है क्लोजर फेजेस के जरिए। क्लोजर जो क्लोजर फेज है वो एक इंट्रिंसिक आपको
मालूमात देता है सोर्स के बारे में। वरना अमूमन ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब जब रेडिएशन आएगी आपके किसी भी टेलीस्कोप पे, उसमें एक फेज इफेक्ट भी होता है, मतलब एटमॉस्फेयर का फेज होगा, फिर चूंकि बेस लाइन्स थोड़ी सी दूर हैं उसकी वजह से मजीद टाइम डिलेज होंगे। तो वो क्लोजर फेजेस की ये बात है कि क्योंकि होता ये है कि आप अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा टेलीस्कोप्स होंगी किसी अरे में, तो फिर आप क्लोजर फेसेस को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजर फेस मेजर करने के लिए आपको एक ट्राइंगल चाहिए होता है। और उस ट्राइंगल का फायदा फिर ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो फेज है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी फायदेमंद चीज है क्लोजर फेजेस की। अच्छा, तो अब हम अगर VH3 मॉन की तरफ जरा देखें, तो जो विजिबिलिटीज हैं, अब जाहिर सी बात है, अब जो पीछे हमने बात की मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजीज की और उनकी जो एक्सपेक्टेड विजिबिलिटीज हैं, अब वो तो टेस्ट केसेस हैं। जाहिर सी बात है, जब आप हकीकत में जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको टेस्ट केस तो नहीं नजर आता, लेकिन हम कुछ ना कुछ देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप जो स्क्वाड स्क्वाड विजिबिलिटीज को आप देखें ये 3 मॉन के लिए, तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि कुछ आपको एक एक एक्सटेंडेड फीचर नजर आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो विजिबिलिटीज हैं वो बेशक 0 तक तो नहीं जा रही इस रेंज में, लेकिन कम से कम वो एक 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 डाउनवर्ड स्लोप का ट्रेंड है। तो हो सकता है फिर इसमें कोई कोई एक्सटेंडेड कोई फीचर हो, यानी कि कोई डिस्क हो, कोई क्या उसे कहते हैं, कोई गाउशियन हो सकता है वगैरह। उसके बाद अगर आप देखें तो ये प्लेटू फीचर्स भी हैं विजिबिलिटीज में, यानी कि ये कुछ फ्लैट विजिबिलिटीज हैं जो कि बिल्कुल वन के भी आसपास करीब हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि आपके बहुत एक ऊंची वैल्यू है विजिबिलिटीज की कुछ स्पेशल फ्रीक्वेंसीज के लिए। यानी कि कुछ अनरिजॉल्व्ड है, कोई ऐसी चीज है जो एक पॉइंट सोर्स मॉर्फोलॉजी से मुशाबियत रखती है। तो फिर अगर इसी तरह अगर हम क्लोजर फेजेस को देखें ये नीचे वाले प्लॉट पे, तो आपको नजर आएगा कि कुछ थोड़ी सी डिविएशंस हैं कुछ डिग्रीज की, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बिल्कुल जीरो भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई छोटी मोटी एसिमेट्रीज भी होंगी, क्योंकि क्लोजर फेसेस अगर डिविएट करेंगे तो उसका मतलब है कि बिल्कुल 100% सिमेट्री नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत एसिमेट्री है। अच्छा, तो थोड़ी सी और डिटेल्स के हमने फिर इस डेटा के साथ किया क्या, तो फिर हमने जियोमेट्रिकल मॉडलिंग की, यानी कि मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजीज को इस्तेमाल किया और कंबाइन किया, और फिर जो मॉडल विजिबिलिटीज हैं उनको कंपेयर किया इन ऑब्जर्व्ड विजिबिलिटीज और क्लोजर फेसेस के साथ। ये हुआ एक एक प्रोग्राम हमने इस्तेमाल किया लिट प्रो के नाम से। ये एक फ्रेंच सेंटर है इंटरफेरोमेट्री का, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। और बस बेसिकली इसमें यही है कि आप कंप्यूट कर सकते हो एक्सपेक्टेड विजिबिलिटीज और फिर कंपेयर कर सकते हो ऑब्जर्व्ड के साथ, और पैरामीटर्स आप डिराइव कर सकते हो। अच्छा, तो अब जो मॉडलिंग अप्रोच है वो 3 तरीकों के जरिए की गई। तो पहला तरीका यह था कि आप सिर्फ एक एक्सटेंडेड सोर्स हम इस्तेमाल करें, यानी कि सिर्फ एक डिस्क, सिर्फ एक गॉसियन। दूसरी अप्रोच ये थी कि आपके पास एक्सटेंडेड भी हो और एक पॉइंट सोर्स भी हो। तो चूंकि अब विजिबिलिटीज आपने देखी हैं तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि कुछ प्लेटू विजिबिलिटीज हैं, यानी कि फ्लैट विजिबिलिटीज, तो कुछ अनरिजॉल्व्ड बज़ाहिर लग रहा है कि उसमें है। फिर दूसरी अप्रोच ये है कि मतलब आपने एक एक्सटेंडेड लिया और 2 पॉइंट सोर्सेज ले लिए। तो अब आप सोच सकते हो कि आपने 3 या 4 क्यों नहीं किए। 2 पॉइंट सोर्सेज के एस्ट्रोफिजिकल मोटिवेशन हमारी ये थी कि चूंकि VH3 मान एक बाइनरी सिस्टम में पाया जाता है, यानी कि आपके पास
वो मर्जर रेमनेंट है और कुछ फासले पे बी टाइप कंपेनियन है। तो वैसे ही हमने कहा कि देखते हैं कि अगर बी टाइप कंपेनियन इस इन वेवलेंथ्स पे भी नजर आ सकता है, क्या क्या इर्द गिर्द की जो डस्ट है उस बी कंपेनियन की, क्या वो मिड इंफ्रारेड में रोशन है या नहीं। तो बुनियादी वजह इसकी ये थी। वरना वैसे तो ये होता है कि आप जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे मॉडल को तो असूली तौर पर फिट बेहतर होना चाहिए, लेकिन फिर वो कुछ और मसले आने शुरू हो जाते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं वो सही से कंस्ट्रेंट नहीं होते, एरर बार्स अजीब सी हो जाती हैं वगैरह वगैरह। तो ये वो तीन हमारे मॉडलिंग के तरीके थे और नतीजा उसका कुछ इस तरह था। तो ये प्लॉट जो पेपर हमारा इस पे पब्लिश हुआ था पिछले साल के आखिर में, ये उसमें से लिया गया है। तो आपका लेफ्ट पैनल पे जो एक्सटेंडेड खाली कंपोनेंट था उसके फिट्स हैं, ऊपर वाले पैनल में विजिबिलिटीज हैं, नीचे वाले पैनल में क्लोजर फेजेस हैं, एक्स एक्सिस पे आपके स्पेशल फ्रीक्वेंसी है। जो बीच वाला पैनल है उसमें आपका एक्सटेंडेड सोर्स है और एक पॉइंट सोर्स है। जो दूसरा तरीका था और फिर तीसरा तरीका बिल्कुल ये आखिरी पैनल पर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक्सटेंडेड और 2 पॉइंट सोर्सेस थे। अब अगर आप जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ग्राफ्स हैं और क्योंकि एक स्लाइड पे है तो शायद देखना मुश्किल हो, लेकिन बुनियादी तौर पर जो विजिबिलिटीज हैं वो एक तरह से तीनों कमोबेश एक ही तरीके से फिट कर रही है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच नजर आएगी एक जगह में और किसी और जगह पे आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन फर्क जो है वो बहुत मामूली है, बहुत छोटे हैं। क्लोजर फेजेस के हवाले से अगर देखा जाए तो जो छोटी मोटी जो डिविएशंस हमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 डिग्री की नजर आती हैं, उनको ये पॉइंट सोर्सेज बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है वो समझ भी आती है क्योंकि अगर आप एक पॉइंट सोर्स डालोगे और फिट करोगे, और चूंकि वो बिल्कुल सेंटर पे भी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एसिमेट्री होगी। अच्छा, तो अब इस सब का इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एक्सटेंडेड कोई फीचर जरूर है, कोई कोई डिस्क, कोई डस्ट की डिस्क जो जिसने वेयर थ्रीटमॉन को इस बैंड में भी घेरा हुआ है। दूसरा फिर ये है कि चूंकि जो जो पॉइंट सोर्सेज हैं, जो पॉइंट सोर्स मॉडल्स हैं वो भी अब खसूसन एसिमेट्री, ये क्लोजर फेसेस को एक्सप्लेन करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट सोर्स से मुराद ये भी हो सकता है कि आपका जो सेंट्रल जो स्टार है, क्योंकि आप याद रखें कि मर्जर हुआ है तो वो जो दो सितारे हैं उनका मिलके कुछ ना कुछ बना तो होगा, कोई नया किस्म का सितारा, या हो सकता है कोई अभी किसी किसी वो हाइब्रिड स्टेज पे है, अभी बिल्कुल वो मर्ज एक दूसरे में कर रहे हैं। तो जो भी वो बीच में रेमनेंट है वो इस वेवलेंथ पे और इन बेसलाइन से अनरिजॉल्व्ड है। तो तो बुनियादी तौर पर आपके पास कोई पॉइंट लाइक है और उसके इर्द गिर्द एक डिस्क मॉर्फोलॉजी है। अच्छा, तो अगर हम ये डिस्क और गॉसियन मॉर्फोलॉजीज को देखें तो यहाँ से फिर हमने ये भी अंदाजा लगाया कि इसके इसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो साइज इसका ये एक मॉडल इमेज है, आप देख सकते हैं कि लगभग 2 मिली आर्क सेकंड है। और जो पोजीशन एंगल है इसका वो -40 डिग्रीज है, और जो फ्लैटनिंग रेशियो है या इलिप्टिसिटी आप समझ सकते हैं वो 1.5 है। अब इन पैरामीटर्स पे जो एरर्स हैं वो काफ़ी कम है, कुछ 10% से थोड़े कम होंगे। अब और ये पिछले स्टडीज के मुकाबले में एक बेहतरी है, क्योंकि आपको याद होगा जैसे मैंने आपको वो ओलिविया चेस्टनॉ की जो स्टडी दिखाई थी 2014 की, उसमें उसने पोजीशन एंगल -10 डिराइव किया, लेकिन एरर बार्स काफ़ी बड़ी थी। यहाँ पे हमें जो हमने ये पैरामीटर्स डिराइव किए डिस्क के, उससे लगता यही है कि जो वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं और काफ़ी पहले से ज़्यादा हमने बेहतर कंस्ट्रेंट किया है इन डिस्क पैरामीटर्स को।
और अच्छा, तो ये तो लेफ्ट पे बात होगी आपके एक्सटेंडेड या डिस्क लाइक फीचर की। अब अगर आप देखें और जो हमने मॉडलिंग अप्रोचेस इस्तेमाल की थी, तो अब जैसे ये एक मिसाल है जहाँ पे 2 पॉइंट सोर्सेज हैं, वो एक पॉइंट सोर्स दूसरे की निस्बत काफ़ी उसकी ब्राइटनेस कम है। तो यहाँ पे अब फिर से वही चीज़ है कि आप अमूमन जब आप मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजीज, ख़ास तौर पे जब 2 या 3 इस्तेमाल करते हैं, तो बाज़ औक़ात चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी हो जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ी सी तब्दील होती रहती है डिस्क की। तो बुनियादी तौर पर हमने कहा कि अगर हमने सिर्फ डिस्क डिस्क के बारे में कुछ अखज़ करना है, तो हमें सिर्फ उन एक्सटेंडेड फिट्स को देखना चाहिए, और बाकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डालने के लिए ये मॉडल्स काम आते हैं। लेकिन अगर आप इस मॉडल को देखें जो एलिप्टिकल डिस्क और 2 पॉइंट सोर्सेज हैं, अब इसमें जो पॉइंट सोर्स सेपरेशन है वो है कोई 2-3 मिलियार्ड सेकेंड्स की। जबकि अब आपको याद होगा कि 2 पॉइंट सोर्सेज की फिजिकल मोटिवेशन थी कि हम देखना चाहते थे कि क्या इन वेवलेंथ्स पर भी जो बी टाइप कंपेनियन है क्या वो दिखाई दे सकता है। और उसकी जो सेपरेशन है, जो असली सेपरेशन है आसमान पे, वो है कोई 30 मिलियार्ड सेकेंड्स। तो ये तो 10 गुना कम है। तो इसका मतलब है कि हमें जो बाइनरी है इन वेवलेंथ्स पे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो एक आखिरी चीज, वैसे वैसे तो इमेजिंग हमारा हदफ नहीं था इस स्टडी के हवाले से, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सिर्फ एक थी, लेकिन हमने कहा कि देखते हैं कि निकलता क्या है। तो बहुत ही हमने कुछ रूडिमेंट्री इमेजिंग की है एक विसार्ड एल्गोरिदम इस्तेमाल करके। तो इमेजिंग के मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स होते हैं, और अमूमन ये होता है कि आपके पास आपका डेटा और जो मॉडल है उसको वे किया जाता है। मुख्तलिफ वेइंग स्कीम्स होती हैं जिसके ज़रिए वो किया जा सकता है। तो अ, हर हर जो एल्गोरिदम होगा उसकी अपनी वेइंग स्कीम्स और रेगुलराइजेशंस और मुख्तलिफ पैरामीटर्स होंगे। तो बहरहाल ये हमने इस एल्गोरिदम के ज़रिए इस एल्गोरिदम की अब ख़ास बात यह है कि इनिशियल कोई मॉडल देना ज़रूरी नहीं था। तो बाद में वो खुद ही से उसको वे करता है, मुख्तलिफ मॉडल्स को इस्तेमाल करता है। तो इससे हमें जो जो देखने को मिलता है, जो स्ट्रक्चर VA38 मॉन की जो डिस्क है एल बैंड में, वो काफ़ी मिलता जुलता है उससे जो हमारी जियोमेट्रिकल मॉडलिंग हमें बता रही है। तो पोजीशन एंगल के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मिलता है, साइज भी कम बेश उसका वही है। तो इस इससे कुछ हमें हौसला मिला कि अच्छा, कि जो जियोमेट्रिकल मॉडलिंग हमने की है, ख़ुसूसन जो एक्सटेंडेड कंपोनेंट की, वो कुछ हमें सही इशारे दे रहा है। अलबत्ता ज़ाहिर सी बात है, अब ये चूंकि एक ही कन्फिगरेशन है, अगर हमारे पास मीडियम और स्मॉल और सिर्फ 2 के बजाय 6 ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो उससे एक बेहतर वो इमेज बन सकती। लेकिन बहरहाल इमेजिंग हमारा मकसद नहीं था, लेकिन ये जान के खुशी हुई कि कुछ कुछ हमें हमारे जो प्रिलिमिनरी या रूडिमेंट्री इमेजिंग है वो मिलती जुलती है हमारे जियोमेट्रिकल मॉडलिंग से। अच्छा, तो जो जो चीज़ें हम खुलासे में कह सकते हैं वो ये है कि ये जो डिस्क फीचर है ये स्टेबल है, क्योंकि पहली दफ़ा इसका मुशाहिदा किया गया था 2012 में, 12-13 में, और अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। वो एक अलग बात है कि हम एक और वेवलेंथ में देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये कोई ट्रांजिएंट नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग लिव्ड एक फीचर है। अब कब तक रहेगा या आगे क्या होगा, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। बाकी ये है कि एक इलोंगेटेड इसका एलिप्टिकल स्ट्रक्चर है, इंक्लिनेशन है या टिल्ट है -40 डिग्रीज का, वो आपने देखा। जो बी टाइप कंपेनियन है वो हमें एल बैंड में नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि उसके इर्द गिर्द का जो वो जो डस्टी माहौल है इस वेवलेंथ में वो एमिट नहीं कर रहा।
बाकी जो एसिमेट्रीज हैं कुछ हल्की फुल्की हमें नजर आई हैं, लेकिन अभी इस पे ज्यादा कुछ कहना मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, आपका हो सकता है कि जो सेंट्रल जो मेजर एमिनेंट है वो थोड़ा सा ऑफ सेट हो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, जिसकी वजह से एक एक एसिमेट्री हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर इस वक्त तबसरा करना मुमकिन नहीं है। बाकी यही है कि जो एल बैंड स्ट्रक्चर है जो हमें इस वेवलेंथ में नज़र आया है वो मिलता जुलता है ओरिएंटेशन में बाकी स्ट्रक्चर्स से। मतलब मिसाल के तौर पे आलमा में जो नज़र आया और मीडी और एम्बर के ज़रिए जो पहले देखा गया, तो ये एक थोड़ा सा अगर इसकी आप एक बड़े पैमाने पर इसकी एक तस्वीर हम देखें तो इस तरह की कुछ सूरत बनेगी कि आपके पास ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं इन मुख्तलिफ वेव बैंड्स में, जिनकी जो जनरल सिमत है वो मिलती जुलती है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो क्या उसे कहते हैं मीडी और जो एम्बर आपका डेटा है, इससे जो पैरामीटर्स डराइव हुए थे उसमें अनसर्टेनिटीज भी काफ़ी बड़ी थी। लेकिन एक मज़े का एक स्ट्रक्चर एक बनता जा रहा है, जैसे कोई 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 रशियन डॉल हो ना। तो ये इस स्टडी में हमने ज़ाहिर सी बात है इस ये जो नीला ये जो नीली डिस्क है मेटिस की, हमने इसको दरियाफ्त किया। और आलमा में फिर ये एक डिस्क थी जो देखी गई थी। एक सवाल ये भी है कि आलमा की डिस्क जो है वो ज़्यादा बड़ी क्यों नहीं है, हालांकि एक्सटेंट डस्ट का काफ़ी ज़्यादा है आलमा में जैसे आपने देखा, लेकिन डिस्क अलबत्ता ज़रा छोटी है। तो बहरहाल आगे जाके हमें पता चलेगा। उम्मीद है कि हम ये 8 से 13 माइक्रोन वाली रेंज को दोबारा से प्रोब कर सकें और दोबारा से पता लगा सकें कि सही से इसकी ओरिएंटेशन और फ्लैटनिंग क्या है 8 और 13 माइक्रॉन्स पे जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो अब कुछ वैसी इख्तिसार के साथ मैं बताऊं कि आगे हम क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त एक और इंस्ट्रूमेंट है जो के बैंड पे काम करती है 2 से 2.5 माइक्रॉन्स में, ग्रेविटी के नाम से। ग्रेविटी के शायद आप में से किसी ने सुना होगा। जो जो ग्रेविटी कोलैबोरेशन है वो गैलेक्टिक सेंटर को बहुत ऑब्जर्व कर रही होती है। तो ग्रेविटी के जरिए हम कुछ खुशकिस्मत थे कि हमें कुछ डेटा मिला है, तो आजकल उस पर मैं काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि उससे हम इमेजिंग कर पाएंगे और अच्छी मतलब हाई रेज इमेजेस VR3 मान की बना पाएंगे। एक और चीज़ जो जारी है वो इस वक्त है कि हम जो चारा इंटरफेरोमीटर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चारा स्टैंड करता है सेंटर फॉर हाई एंगुलर रेजोल्यूशन एस्ट्रोनॉमी। तो ये एक इंटरफेरोमेट्री का रे है कैलिफोर्निया में यूएस में माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में। तो आप में से जो अपनी हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी जानते हैं, माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी वही जगह है जहाँ पर हबल ने एंड्रोमेडा को ऑब्जर्व किया था और दीगर और गैलेक्सीज को। तो चारा से अभी हमने कुछ डेटा हासिल किया है इस हफ्ते, कुछ अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि मिलेगा। चारा की खासियत ये है कि चारा में जो सबसे लंबी बेस लाइन है वो है 330 मीटर, तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है VLTI की सबसे बड़ी बेस लाइन से। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो रेजोल्यूशन है जो बेस्ट रेजोल्यूशन है वो 0.5 मिली आर्क सेकेंड्स की होगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे जो इमेजेस हम बनाएंगे तो हम जो सब मिली आर्क सेकेंड साइज स्केल है उसको भी हम प्रोब कर पाएंगे। तो हदफ हमारा यही है कि जो सर्कमस्टेलर माहौल है उसको इमेज किया जाए। जो एसिमेट्रीज की हमें इशारे इस मेटीज डेटा से मिल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको मजीद एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए कि क्या है, कोई सरफेस फीचर्स हैं या कोई डस्ट इजेक्शंस हो रही हैं। तो आगे इंशाल्लाह काम जारी है, तो देखते हैं क्या होता है। तो बहुत शुक्रिया आप सब की तवज्जो का, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उनका जवाब मुझे बहुत खुशी होगी उनका जवाब देके। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सो मच, बहुत इंफॉर्मेटिव अच्छा टॉक था। सो प्लीज सवाल अगर किसी के हैं तो।
जी, मैं दो जनरल सी क्वेरीज हैं। एक तो ये कि ये जो अगर डिस्क जो इंक्लिनेशन है, ये जो आपने जो वो फ्रीक्वेंसीज वगैरह और मोड्स डिस्कवर किए थे उस पर कैसे इफेक्ट करती है, और दूसरा जो कंपेनियन है ये किस वेवलेंथ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर उस पर इमेजिंग या स्पेक्ट्रम लिया जाए तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है? तो कंपेनियन का मैं पहले बता देता हूँ। मतलब एक्सपेक्ट कर तो नहीं रहे थे, क्योंकि जरा सी बात है कि खुद से बी टाइप कंपेनियन तो मिड इंफ्रारेड में एमिट नहीं करता, मतलब बी टाइप स्टार। अलबत्ता ये जरूर था कि चूंकि वो जैसे आपने ऑल्मा में देखा कि बी टाइप के गिर्द जो है उसके गिर्द भी डस्ट है, तो हो सकता है कि अगर वो उस डस्ट को वो हीट अप कर रहा है तो शायद उसका कोई मिड इंफ्रारेड काउंटर पार्ट हो। तो ये पहले भी जो मैंने जिस 2014 वाली स्टडी का जिक्र किया था उसमें भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनको कंपेनियन नहीं मिला। तो ये एक और आप समझ लें कि अटेम्प्ट था। हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वैसे देखना चाह रहे थे कि क्या मुमकिन है ये इन वेवलेंथ स्पेस का नजर आना। अच्छा, और पहला सवाल आपका क्या था? वो इंक्लिनेशन कैसे इफेक्ट करता है जी उसको, जी जी फ्रीक्वेंसीज को? जी जी अच्छा अच्छा, उसके बारे में ये है कि अब हम एक्सपेक्ट, अब चूंकि जो एक्सटेंडेड डिस्क मॉडल था वो इंक्लाइंड था, तो हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि वो कोई ना कोई उससे, क्योंकि एक इंक्लाइंड डिस्क जो है वो सिमेट्रिक तो नहीं है, अलबत्ता उससे फर्क नहीं पड़ा इतना क्लोजर फेजेस पे। तो इसकी सही से वैसे मुझे वजह नहीं पता, लेकिन तो ज्यादा मतलब इंक्लिनेशन अमूमन ये होता है कि वो फिर होगा ये कि मुख्तलिफ बेसलाइंस जो हैं, अगर अगर एक डिस्क इंक्लाइंड होगी तो उसका फर्क आपको फिर इंडिविजुअल बेसलाइंस में नजर आएगा, कि हो सकता है कुछ पे थोड़ा ज्यादा अनरिजॉल्व्ड हो, कुछ पे थोड़ा ज्यादा हो। वैसे इतना उस तरह का एक ड्रामेटिक असर नहीं होता, खास तौर पे अब यहाँ पे चूंकि डिस्क है ही इतनी छोटी, मतलब वो 2 मिलियन सेकेंड्स की, तो आप तकरीबन आप यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द रेजोल्यूशन। तो शायद अगर एक ज्यादा चौड़ी डिस्क हो तो उस सूरत में फिर वो जो फर्क है वो शायद ज्यादा आपको नजर आए। तो इसका मैं ये जवाब दे सकता हूँ। सही, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी, और किसी का कोई सवाल? लगता है सबको सुला दिया मैंने। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, ये जो जी आप जी। आगे ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं ग्रेविटी के साथ, आई थिंक, और दूसरा मुझे याद नहीं है कौन सा टेलीस्कोप था। अच्छा, तो इनसे आप क्या, किस चीज को प्रोब करना चाह रहे हैं? आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या देखेंगे इसके थ्रू? तो ग्रेविटी से ये है कि चूंकि ग्रेविटी के बैंड में काम करता है, और जो मैंने आपको जो थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी कि 2005 में 2014 में उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि खास तौर पे 2014 में कि जो साइज है मेजर रेमनेंट का के बैंड में, उसमें कमी आई है। तो कॉन्ट्रैक्शन रेट उन्होंने डिराइव किया कि 40% है। तो उसको एक रिवीजन हो जाएगी कि क्या कॉन्ट्रैक्शन अभी भी उसी रेट से जारी है। बाकी तो यही है कि हम जो चाहते हैं वो ये है कि इमेजिंग हो सके, यानी कि आपके पास इमेजेस बने मुख्तलिफ कन्फिगरेशंस को मिला के, और फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं सिमुलेशंस के साथ। और फिर आपको शायद ये भी हमें पता चल जाएगा कि जो इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें खास तौर पे अगर कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं, जैसे मैंने इसमें जिक्र किया कि कुछ हमें थोड़ी बहुत एसिमेट्रीज नजर आती हैं क्लोजर फेजेस के जरिए, तो मतलब क्या कोई कोई डस्ट की इजेक्शन हो रही है, क्या कोई क्या उसे कहते हैं, हो सकता है कोई फ्रेगमेंटेशन अगर हुई हो एनवायरनमेंट में, तो वो हम देखना चाहते हैं। वो चारा उसके लिए ज्यादा काम आएगा, क्योंकि चारा की जो रेजोल्यूशन है, जो इंस्ट्रूमेंट हम उस पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 0.5 मिलियन सेकेंड्स है।
तो बेसिकली ये है कि एनवायरनमेंट है क्या, मतलब असली उसकी मतलब जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसकी मॉर्फोलॉजी जो है हम उसको समझना चाह रहे हैं, और साथ में ये देखना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इसकी दोबारा से रिवाइज हो जाए। स्पेक्ट्रल फीचर्स भी हम इसमें वैसे मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जो हमारे पास डेटा था इससे हमें जो स्पेक्ट्रा है उसमें हमें H2O के एक फीचर नजर आया था 3 माइक्रॉन्स के आसपास। तो ग्रेविटी से ज़्यादा बेहतर हमें स्पेक्ट्रा मिला है, तो हम मज़ीद देखना चाहते हैं कि क्या स्पेक्ट्रल फीचर्स हैं पहले के मुकाबले में, कोई फ़र्क उनमें है या कुछ नए फीचर्स अगर उसमें आए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। तो ये एक और जनरल सा सवाल जो मैं कई दफा पूछती हूँ लोगों से, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में और क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर जो अटेंड कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स कोई एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में आना चाहें या इस डायरेक्शन में जाना चाहें, कोई एडवाइस, कोई थॉट्स, कोई चीज देना चाहें? तो मतलब बुनियादी चीज ये है समझने की कि मतलब एक तो ये कि आपके पास जाहिर सी बात है नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। खासतौर पे आप में से वो जो यूनिवर्सिटीज में हैं, खास नज़र रखा करें जो नए पेपर्स आ रहे हैं। आपको पता है सब ओपन एक्सेस है, आर्काइव पे आप देख सकते हैं। बाकी ये कि कुछ टेक्निकल स्किल्स, मतलब मैंने खुद ये कुछ देर से सीखा था कि प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, और प्रोग्रामिंग मतलब मुश्किल लगती है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा फोरम्स हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। पूरे पूरे अब आपके पास मिसाल के तौर पे पाइथन में आपके पास एस्ट्रोनॉमी का एक अलग पूरा पैकेज है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना पड़ेगा। एक आपके टेक्निकल स्किल्स, दूसरा आपकी नॉलेज। बाकी आप मेहनत करते रहें, मौके ढूंढते रहें। इससे ज़्यादा I hope that's enough. That's good. चलिए ठीक है, और कोई सवाल? चलिए अगर नहीं है तो हम आपका बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं वंस अगेन। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और फिर मैं खत्म कर रही हूँ सेशन। जी जी जरूर, थैंक यू सो मच।